So today we will discuss about phase rule. The phase rule was given by the Gibbs, so it is also known as the Gibbs phase rule. This discussion, it is totally new to you and it is a very wide discussion regarding the existence of the various phases. Whenever it comes into the mind that what means a phase, then vapor phase, liquid phase, solid phase, just like these words they come in mind. Obviously they can be. Yes, it is the existence of the different phases collectively, and that is governed by the phase rule. So it is the study of the existence of the various phases with the variation of the temperature, pressure and the concentration. So there is variation of the pressure, temperature and concentration, how these phases coexist and at what temperature or what pressure or what concentration they coexist, that is being discussed in the phase rule. Also you see here in the diagram, it is a existence of the three different phases, mainly solid phase, liquid phase and the gaseous phase. It may possible that at any time all the three phases are present, but that may happen at particular temperature or at the particular value of the pressure or at particular concentration. वैसे तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि तीनों के तीनों फेज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी आपने फ्रिज ओपन किया होगा तो उसका जो आइस वाला पोर्शन होता है उसको आप ओपन करते हो तो उसमें से वेपर्स भी निकलते हैं, साथ में वहां पर आइस भी होती है, तो दो फेजेस तो साइमल्टेनियसली वहां आपको जो वो दिखाई दे सकते हैं. Now let us discuss what is meant by a phase. फेज को अंडरस्टैंड करना हो तो सीधी सी बात है कि एक बीकर सपोज कीजिए अपने दिमाग में, उसमें पानी डला हुआ है और उसमें आइस जो वो पड़ा हुआ है. तो हम कैसे देख सकते हैं इसको? एक तो वो हेटेरोजेनस सिस्टम हुआ, दैट इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम. हाउ हेटेरोजेनस? आइस प्रेजेंट है वहां पर, साथ में पानी भी प्रेजेंट है, तो होमोजेनियस तो उसको बोल नहीं सकते हैं. या तो सारी की सारी आइस होती या सारा का सारा पानी होता. सो फेज दो हैं, एक सॉलिड मीन्स आइस, दूसरा लिक्विड मीन्स वाटर. सो एक फेज जब हमने डिफाइन करना है, वी कैन से इट इज ए होमोजीनियस पार्ट. फेज टोटली होमोजीनियस है. अगर आइस एक फेज है सॉलिड, तो आपस में खुद एक होमोजीनियस सिस्टम है. वाटर भी एक फेज है लिक्विड सेंस में, तो लिक्विड जो है वो भी होमोजीनियस है, लेकिन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो हेटेरोजेनियस हो गया. सो फेज इज ए होमोजीनियस पार्ट ऑफ ए हेटेरोजेनियस सिस्टम, सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्री. जहां आप बात कर रहा हूं मैं कि आपने ग्लास में या बीकर में आइस डाल रखी है और पानी डाल रखा है, तो आपको एक शार्प बाउंड्री आप इटसेल्फ आइस से चेक कर सकते हैं कि यहां आइस है और इस जगह जो है वो पानी है. सो दैट इज डिस्टिंक्ट बाय सेपरेट बाउंड्री. फिजिकली सेपरेबल है, केमिकली डिफरेंट है, वो फिजिकली देखने में भी डिफरेंट है, केमिकली डिफरेंट इन द सेंस
कि आइस जो है वो कोल्डर है, तो कोल्ड में या आइस स्टेट में हो सकता है उसका रिएक्शन जो पर्टिकुलर केमिकल के साथ डिफर कर जाए और लिक्विड स्टेट में उसके साथ डिफर कर जाए। फॉर एग्जांपल सिंपल सा रिएक्शन हमने करना है टू डिसॉल्व द शुगर, तो आइस में शुगर को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन लिक्विड स्टेट में शुगर को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो फिजिकली और केमिकली वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द अदर पार्ट्स, आप आसानी से एक फोर्सेप से या हाथ से उस आइस को निकालकर अलग कर सकते हैं। सो दैट इज ए फेज। अगेन डिफाइनिंग व्हाट इज ए फेज। फेज इज ए होमोजीनियस पार्ट ऑफ ए heterogeneous system, not written here heterogeneous system, separated by a distinct boundary। जो फेज है वो एक अलग बाउंड्री से सेपरेटेड है। फिजिकली और केमिकली वो डिफरेंट है। फिजिकली मतलब देखने में डिफरेंट लग रहा है, केमिकली उसके रिएक्शंस डिफर कर सकते हैं। मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट से उसको मैकेनिकली क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ये डेफिनेशन कंपोनेंट की है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए अलग भी लग सकती है, एग्जाम्पल के साथ आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट स्टेज व्हाट ए कंपोनेंट मीन, मिनिमम वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम है, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे मैंने ऊपर वाली बात कही, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स में भी एक कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स वेरिएबल, उनमें वेरिएशन भी होनी चाहिए। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स जिसकी हेल्प से आप सभी कंस्टिट्यूएंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। मिनिमम वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम बाय विच कंपोजिशन और कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। या तो आप उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर एक केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन में नेगेटिव साइन, प्लस साइन और जीरो साइन इंक्लूड रहेगा। सो डेफिनेशन पहले पढ़ लो, इसको जो है वो न्यूमेरिकली बाद में डील करते हैं। मिनिमम यानी एक सिस्टम है, सिस्टम में वेरिएबल बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स जिनकी हेल्प से हम हर एक कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन को बता सकते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय केमिकल इक्वेशन, जिसमें केमिकल इक्वेशन ऐसी हो सकती है जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो साइन जो वो इंक्लूड हो रहा है। नाउ दैट वाज द डेफिनेशन। हाउ इट इज अप्लाइड, लेट अस चेक इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो रहा है, उसको आप हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब दोबारा डेफिनेशन पे आ जाते हैं पीछे। डेफिनेशन बोल रही थी कि कितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं। सो हियर द कंस्टिट्यूएंट्स आर 3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कितने मिनिमम कंस्टिट्यूएंट्स, उनको मैं बोलूंगा कंपोनेंट्स। क्या बोलूंगा उनको? कंपोनेंट्स। मिनिमम कंस्टिट्यूएंट्स इनमें से कितने हैं, यहां पर मैंने लिखे 2, क्योंकि कंपोनेंट कितने लिख रहा हूं मैं? 2। मैं किन्हीं 2 को लेकर हर एक की कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो नीचे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूएंट ले लिए। अब मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बतानी है। सो 2 कंस्टिट्यूएंट लिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बतानी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 0 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे पीछे बोला था, द कंसेंट्रेशन ऑफ यस कंपोजिशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर डायरेक्टली और बाय केमिकल इक्वेशन। यहां केमिकल इक्वेशन यूज हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
0 into carbon dioxide, where plus minus and zero sign are included. तो यहां जीरो जो वो इंक्लूड किया गया, 0 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, 0 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 0, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। अब मान लो कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बतानी है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड ले रखा है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो आपने ऊपर इक्वेशन ली है उसी को प्लस माइनस करना है, लेकिन उनमें से मिनिमम कंस्टिट्यूएंट्स आपने जो वो लेने हैं, उन मिनिमम कंस्टिट्यूएंट्स की हेल्प से अगर हर एक कंस्टिट्यूएंट की कंपोजिशन बताई जा सकती है तो उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज ए कंपोनेंट? These are the minimum variable constituents of a system in terms of whom the composition of each and every constituent can be expressed either directly or via a chemical equation where plus, minus and zero sign they are included. ये तो बहुत सिंपल सिस्टम था, जिस सिंपल सिस्टम में जो वो आपके पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हों, तो वहां पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कि किस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताने हैं। तो उसमें एक यहां पर मेथड दिया है कि केमिकली रिएक्टिव सिस्टम में जो है वो मैथमेटिकली रिएक्टिव सिस्टम में जो मैथमेटिकली कंपोनेंट्स कैसे दिखाए जा सकते हैं। C इज द कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R। S मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, E means number of equations representing the equilibria, R means number of restrictions for electrical neutrality। तो सुनने में तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि केमिकली रिएक्टिव सिस्टम क्या हुआ और साथ में S क्या है, E क्या है, R क्या है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ we are able to apply this equation। एक सिंपल सा सिस्टम मैंने लिया यहां पर, सोडियम सल्फेट एंड वाटर सिस्टम। सोडियम सल्फेट अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो उसके सोडियम आइंस बनेंगे, सल्फेट आइंस बनेंगे। वाटर है, इसको हम कितने कंपोनेंट इसमें बता सकते हैं। तो यहां डिफरेंट जो वो मैंने सिचुएशंस ली हुई हैं। When no dissociation, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि नो डिसोसिएशन का क्या मीनिंग है और क्या नहीं है। आपने सोडियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व किया, लेकिन सोडियम सल्फेट के डिसॉल्व करने से ना तो Na पॉजिटिव आयन बने, ना सल्फेट आयन्स बने, ना वाटर का कोई ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन इन द सेंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ये सपोजिशन है केवल। तो कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रही है। अगर कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, केवल सोडियम सल्फेट और वाटर। तो स्पीसीज कितनी हो गई, 2, S इज इक्वल टू 2, Na2SO4 एंड वाटर। अगर ना तो सोडियम सल्फेट के आयंस बने हैं ना वाटर के, तो इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रिया, कोई भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन नहीं आएगी। E equal to 0। Since no ions are formed, तो restrictions for electrical neutrality कितनी हुई, 0। So component is equal to S minus E minus R। S is equal to 2 minus E, number of equation represent equilibria 0, electrical neutrality restrictions again 0, so that is equal to 2। So it means it is a 2 component system। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। When dissociation of sodium sulfate is there, आगे मैंने लिखा है complete ionization। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले कि इसका क्या मीनिंग हुआ। डिसोसिएशन हो रही है सोडियम सल्फेट की, कंप्लीट आयनाइजेशन आगे मैंने लिखा हुआ है।
इसका मतलब सोडियम सल्फेट जो था वो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने का मतलब है जितने सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल थे वो किस में चेंज हो गए, आयंस में, Na पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस में। ठीक है, केवल वाटर सोडियम सल्फेट की डिसोसिएशन ली है, वाटर की नहीं ली है, तो वाटर को मैंने क्या रखा, H2O रखा। अब सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सारा का सारा सोडियम सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव आयन होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, वाटर थर्ड होगा। तो स्पीसीज आपके पास कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रिया, अगर पार्शियल डिसोसिएशन या आयनाइजेशन हो तब तो इक्वेशन बनती है किसकी, इक्विलिब्रियम की। अगर क्या हो, पार्शियल आयनाइजेशन, लेकिन लिखा कंप्लीट आयनाइजेशन, यानी जितने भी सोडियम सल्फेट थे सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इक्वेशन इसके लिए 0 आएगी। रिस्ट्रिक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गया, क्या 2 सोडियम आयंस जो वो 1 सल्फेट आयन के बराबर होना चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 2 Na पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो गया, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो रिस्ट्रिक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू, कंपोनेंट इज इक्वल टू 3 - 0 - 1, 3 आ गया स्पीसीज। नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रिया आ गई 0, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन कितनी आ गई, 1। सो अगेन इट बिकम्स ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देते हैं। व्हेन डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड, अब डिसोसिएशन ऑफ पानी की जो वाटर की डिसोसिएशन भी मैंने डिस्कस कर ली, तो सारा का सारा सोडियम सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं, यानी सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल कोई नहीं बचेंगे, सारे के सारे सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल किसमें चेंज होंगे, आयंस में। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा हमारे पास, Na पॉजिटिव, सल्फेट आयंस होंगे, वाटर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, पार्शली आयनाइज होता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H2O भी होगा, H पॉजिटिव आयन भी होंगे और OH नेगेटिव आयन भी होंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन जरूर बन जाएगी, कौन सी, वाटर की, वाटर चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। वैसे तो इसमें इक्विलिब्रियम साइन लगा होना चाहिए, मैंने लगाया नहीं है गलती से, लेकिन एक इक्वेशन आपके पास बन गई दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रिया वाटर चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव आयन एंड द OH नेगेटिव आयन। रिस्ट्रिक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कितनी हो गई आपके पास, 2। कौन कौन सी, 2 सोडियम आयंस सल्फेट आयंस के बराबर होनी चाहिए, एक ही आ गई, और जितने H पॉजिटिव बनते हैं उतने OH नेगेटिव भी होने चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिस्ट्रिक्शन हो गई 2। स्पीसीज कितने हैं आपके पास, 5, Na पॉजिटिव, सल्फेट आयंस, वाटर अनडिसोसिएटेड, H पॉजिटिव आयन एंड द OH नेगेटिव आयन। So when you substitute the value, again you will get 5 - 1 - 2 S - E - R. It becomes the 2 component system. It becomes the 2 component system. So in this way you can discuss the number of components, how to calculate them. बुक में आपकी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वैसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इसकी टिपिकल है, उसमें KCl NaCl का एग्जाम्पल भी दिया है, तो उसको डिस्कस किया जा सकता है कि कैसे KCl और NaCl के सिस्टम को जो है उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, कब वो कंपोनेंट कंसीडर होंगे, कब नहीं कंसीडर होंगे। आपने अमोनियम क्लोराइड का केस डिस्कस करना है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का, कि वो कितने कंपोनेंट सिस्टम है, कब वो 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा, कब वो 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। आई विल आस्क यू इन द गूगल मीट, क्योंकि एक चैप्टर ओवर हो चुका है, तो उसके लिए हमने गूगल मीट करनी है, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर करने हैं, और उसमें आप अमोनियम क्लोराइड का जो है मैं आपसे फिर पूछ सकता हूं बीच में कि आपने ये सिस्टम डिस्कस किया है या नहीं किया है। एग्जाम के तौर पर सोडियम सल्फेट के आगे आपने नहीं जाना है, बिकॉज एक एक सिस्टम जो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है
जब आप उसमें आयनाइजेशन जो वो या नंबर ऑफ इक्वेशन जो वो डिस्कस करते जाते हैं। तो एग्जाम के लिए आपने सोडियम सल्फेट और वाटर, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन और सिंपल वन कंपोनेंट सिस्टम जो है जैसे वाटर हो गया या सल्फर हो गया वो डिस्कस किया जा सकता है। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, अगेन कमिंग टू ए पॉइंट, व्हाट इज ए फेज? Phase generally means solid, liquid and the gaseous. That is the phase. It will vary more when we will discuss in detail regarding the another phases also. But in general, it is solid, liquid and gaseous. Why we are going to discuss? We are going to discuss it because industrially it is very much important. This parts come in the industrial chemistry part. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है ये इसको जो फेज रूल की डिस्कशन आती है, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी यूटिलिटी इन द और यूजफुलनेस इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कहाँ आएंगी कहाँ नहीं आएंगी वो बीच में डिस्कस होता रहेगा। फेज हमने डिस्कस किया, ये होमोजीनियस पार्ट है, हिटेरोजीनियस पार्ट सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा पार्ट है जो मैकेनिकली सेपरेबल है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और उसकी फिजिकली और केमिकली वो डिफरेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? फेज। उसके बाद मैंने बात की कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट से रिलेटेड है, सिस्टम में कितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से मिनिमम कंस्टिट्यूएंट्स चूज करने हैं जिनकी हेल्प से आप हर एक कंस्टिट्यूएंट की कंपोजिशन बता सकते हैं, या तो डायरेक्टली या केमिकल इक्वेशन से। और इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें प्लस माइनस और जीरो साइन इंक्लूड होगा। कुछ ये सिस्टम डिस्कस किए हैं, डिस्कस देम, रीड देम, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू आस्क इन द गूगल मीट। ओके, थैंक यू।